गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम बीपीआई स्पोकन है। वहां पर आपको ये जो वोकैब है और आर्टिकल है वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। सो हमारा फर्स्ट शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी बताता है। तो अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि वो प्रूडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वो कोई जजमेंट्स लेता है, कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय करता है, ठीक है, तो उन चीजों के उस चीज में वो क्या होता है, बहुत सेंसिबल है, समझदारी से वो काम करता है, बहुत केयरफुल है, ठीक है, कॉशियस है। तो जब आप किसी काम को करने से पहले उस काम को लेकर आप सेंसिबल हैं, आप केयरफुल हैं, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गलती हो, कोई भी रिस्क आप ना लें, तो जब आप इन सब चीजों के बारे में सोच समझकर काम करते हैं तो आपको क्या कहलाया जाएगा, प्रूडेंट, यानी केयरफुल होना। सेंसिबल है वो इंसान, कॉशियस है, सावधान है, ठीक है। तो सिनोनिम्स हम देखें, वाइज, जुडिशियस। जुडिशियस मतलब सावधान होना, समझदार होना, एकदम आप बहुत सेंसिबल तरीके से काम कर रहे हैं। सेगेशियस है ना, यहीं से सेज बना है। सेज का मतलब भी क्या होता है, जो साधु संत होते हैं वो क्या होते हैं, समझदार होते हैं। श्रीवुड है, क्या है वो, समझदार है। कनिंग, कनिंग नहीं बोलेंगे बट कनिंग अगर है तो नियर बाय सिनोनिम तो आ ही जाएगा। प्रूडेंट होने का मतलब क्या होता है, यू आर सेंसिबल, केयरफुल वाइल मेकिंग जजमेंट्स और डिसीजंस। और एंड व्हाट यू आर ट्राइंग वाइल डूइंग दैट, यू ट्राइंग टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। देखो रिस्क तो है हर चीज में, बट अगर जानबूझ के लिया जाए तो वो चीज तो फिर समझदारी नहीं है, तो फिर वो चीज प्रूडेंस नहीं है। सेंटेंस जैसे हमने क्या बनाया, आई थिंक इट वुड बी प्रूडेंट टू लीव नाउ बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये अभी सेंसिबल होगा कि हम अभी निकल जाएं, बारिश शुरू हो उससे पहले ही। तो बारिश शुरू होने का वेट क्यों करना है, उससे पहले ही हम निकल जाएं, यही चीज में समझदारी होगी, है ना। तो जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नोटिफिकेशन के आने का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या ये चीज प्रूडेंट है, क्या ये चीज सेंसिबल है, नहीं। आपको अगर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको तो उसके लिए दिनों रात मेहनत करनी है, बिना उसके नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन के बाद मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन शुरू नहीं की जाती। वो चीज बिल्कुल भी सेगेशियस या जुडिशियस नहीं है। सो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, सेंसिबल होना, केयरफुल होना, कॉशियस होना, वाइस, जुडिशियस, सेगेशियस, श्रीवुड एंड सेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएबिटेबल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इनएबिटेबल हम उस चीज को कहते हैं जिस चीज को टाला ना जा सके, मतलब जिस चीज का होना निश्चित है, उसको रोका ही नहीं जा सकता है। सो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी कोई चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता होने से। सो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। सिनोनिम्स क्या हो गए, वो चीज क्या है, अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, एस्केप नहीं किया जा सकता उससे, इनएस्केपेबल है, इनएग्जोरेबल है, या अनप्रिवेंटेबल है, उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो जैसे कि डेथ है, वो क्या है, इनएबिटेबल है, डेथ तो होगी ही होगी, ये चीज सर्टेन है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो इसका एक और सिनोनिम क्या हो गया, सर्टेन होना, उस चीज का होना निश्चित है, वो चीज डेफिनेट है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पुश प्रोडक्ट। पुश प्रोडक्ट किनको कहते हैं, या पुश प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम बार बार प्रमोट कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स उसके बारे में अवेयर हों और उनको वो उस प्रोडक्ट को वो खरीदें। सो अ प्रोडक्ट दैट इज एक्टिवली प्रमोटेड टू कस्टमर्स थ्रू मार्केटिंग टेक्निक्स। तो मार्केट की टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट को बार बार क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, पुश प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ना ब्रांड्स वगैरह होते हैं उनको पुश प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनका नाम ही इतना सफिशिएंट होता है कि उन्हें किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। बट जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं
ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो, लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करें, तो हम उसको बार 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 पब्लिक के आगे लेके आना चाहेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी कौन सी अपना रहे हैं, पुश प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है हमारा टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब यहाँ पे आप उसको लिटरल मीनिंग में मत लगाने लगना कि इस टिकट के साइज और इसके साइज को हम टिकट साइज बोल रहे हैं। तो इसका जनरल मीनिंग क्या हो जाता है, एवरेज अमाउंट अ कस्टमर स्पेंड्स पर ट्रांजेक्शन और पर परचेज, कि एक उस ट्रांजेक्शन पे या उसको खरीदने पे एक कस्टमर एवरेज में कितना पैसा खर्च करता है, उसको हम टिकट साइज कहते हैं। सो एवरेज अमाउंट अ कस्टमर स्पेंड्स पर ट्रांजेक्शन और परचेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को टच किया जा सके, जिस चीज को छुआ जा सके, जिसको महसूस, जिसको रियल मतलब जिसको टच किया जा सके, ठीक है, वो चीज इमेजिनरी नहीं है, वो चीज रियल है, यानी तो वो चीज क्या है, टेंजिबल है, समथिंग दैट इज एबल टू बी शोन, जिसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वो, टच्ड, उसको टच कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिनोनिम्स, पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब उसको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो चीज फिजिकल फॉर्म में है, रियल है, सॉलिड है एंड कॉन्क्रीट है। ओके, तो ये बताइए जो लव है, लव प्यार, ठीक है, ये टेंजिबल होता है कि ये एक इमेजिनरी है या ये इनटेंजिबल है। ओके, बताइए जरा। देयर आर टेंजिबल बेनिफिट्स इन द न्यू सिस्टम। तो जो ये नया सिस्टम है ना, उसमें रियल के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो इमेजिनरी नहीं है, कॉन्क्रीट है, सॉलिड है, पैल्पेबल है। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी एक्सपीरियंस, दैट कैन बी शोन, और समथिंग दैट इज रियल एंड नॉट इमेजिनरी। इज इट डन? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेटरेंट। डेटरेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डेटरेंट को जैसे हिंदी में अगर आप जानते हैं तो इसको निरोधक, मतलब निरोधक का ही मतलब क्या होता है, रोक देने वाला। तो डेटरेंट का मतलब क्या हुआ, वो चीज, अगर आप किसी को मान लो कभी कभी ना डांटना भी जरूरी होता है। तो अगर सपोज कोई बेबी है, मान नहीं रहा, तो हमने उसको एक बार डांट दिया, तो अब वो उसके लिए एक डेटरेंट की तरह फंक्शन करेगा अगली बार कुछ वो काम दोबारा करने से। सो डेटरेंट को निरोधक हो गया। समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, तो ऐसी कोई चीज जो आपको दूसरे काम को करने से रोक रही है, उस पर बैरियर लगा रही है। सो डेटरेंट मतलब रोकना, उसको स्टॉप करना, उस पर कर्ब करना, चेक करना, लिमिट लगाना, उस पर बैरियर बनना उसके सामने। इनहिबिशन, क्योंकि नाउन है तो हमने इसका नाउन फॉर्म बना दिया, नहीं तो इनहिबिट होता है, इनहिबिट का मतलब ही होता है रोकना किसी चीज को। ऑब्स्टेकल बनना उसके सामने, हडल बनना। तो जैसे कुछ लोग हैं, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, पीपल आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि जो डेथ सेंटेंस है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करता है, एक डेटरेंट की तरह काम करता है। मींस अगर जैसे मान लो रेप का केस है, रेप है ना, और अगर हम इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही डाल दें, जैसे आप कोलकाता बंगाल वेस्ट बंगाल वाले केस में आप जानते होंगे, तो उसको बोला गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसीलिए वहां पे हम डेथ सेंटेंस नहीं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम यहाँ पे देते हैं। बट अगर हम ऐसा करें, इससे तो चीजें बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिटी को शो करना एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटी रेप करते समय कहाँ चली जाती है। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड उस सेंटेंस में ऐसा क्यों उन्होंने ये चीज सोची कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता है। बट अगर मैं एक बात बोल रही हूँ, रेप केस में अगर डायरेक्ट यही आपका बना दिया जाए कि इसमें आपको कैपिटल सेंटेंस ही होगा, इसमें कोई और पनिशमेंट का नहीं है, इसमें सिर्फ कैपिटल सेंटेंस है, तो उसमें चांसेस इंक्रीज होंगे, रेप करने वाले के दिल में एक डर पैदा होगा कि नहीं नहीं मुझे अपने आप को रोकना होगा। और अगर वो कुछ सेकंड भी अपने आप को रोक लेगा, इनहिबिट करेगा, तो उसके काम करने का वो जो है, वो जो चांस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो क्राइम होने का भी चांस डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आपका क्राइम रेट भी कम हो जाएगा।
तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो किसकी तरह एक्ट करती है, एक डेटरेंट की तरह, एक निरोधक की तरह, कि अगर इन केसेस के अंदर में कैपिटल पनिशमेंट मिलना ही कंपलसरी है तो हो सकता है कि जो क्राइम रेट है वो डिक्रीज हो जाए, लोग अपने आप को स्टॉप करें वो काम करने से, उस काम करने से वो अपने आप को रोके। ठीक है, सो डेटरेंट हमारा क्या हो गया, किसी चीज के अंदर बाधा बनना, उसको रोकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म ये नाउन हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, आशावादिता। मीन्स हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटी बता रहा है। आशावादी, आशावादी होने का मतलब है, आशा मतलब होप, तो हमारे अंदर होप है, और होप फ्यूचर को लेके ही होती है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के एक्शंस को लेके अगर हम फ्यूचर ही क्रिएट करते हैं तो हम कह रहे हैं आई एम होपफुल। होपफुल होना मीन्स ऑप्टिमिस्टिक होना। सो ऑप्टिमिज्म क्या हो जाएगा, वो फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, कि हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा, वो सक्सेसफुल होगा। ऑप्टिमिज्म नाउन है तो इसके सिनोनिम्स भी क्या हो गए, होपफुलनेस, होप, आपका ब्योएंसी और चेयरफुलनेस। एंटोनिम देख लो, पैसिमिज्म हो गया, ऑप्टिमिज्म का आपका एंटोनिम पैसिमिज्म, और पैसिमिस्टिक ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर सन। तो मान लो जो दोनों पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के बारे में उन्होंने क्या चीज दिखाई, आशावादिता, उन्होंने उम्मीद दिखाई कि उसका जो भविष्य है वो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट क्या है, नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। ये ईडियम हो जाता है। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ का मतलब है कि ये जो भी बोला गया है ये कंप्लीटली गलत है, वो कंप्लीटली फॉल्स है। सो नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ मीन्स यूज टू से, हम इसको कब कहते हैं, जब हम कहना चाहते हैं दैट समथिंग इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, कि जो भी आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कंप्लीटली वो चीज क्या है, गलत है, अनट्रू है, कंप्लीटली फॉल्स है। अटरली का मतलब भी कंप्लीटली होता है, एब्सोल्युटली वो चीज रॉन्ग है। मैं जानता हूं, आई नो यू थिंक, मैं जानता हूं कि आप ये सोचते हैं कि मैं केयर नहीं करता, लेकिन ये बात कंप्लीटली गलत है, बट ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है। तो हम क्या बोलेंगे, आई नो यू थिंक दैट आई डोंट केयर बट नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, आपके अनुकूल होना, है ना। जैसे कि अगर मुझे वीडियो शूट करनी है तो मेरे लिए क्या फेवरेबल सिचुएशन होगी कि बिल्कुल भी शोर ना आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हमें जो आपके ऑड टाइम होते हैं उस टाइम पे शूट करना पड़ेगा, है ना। तो वो अब पढ़ने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कैसा होगा, एकदम शांति, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो, पता चले हम एक शब्द सर्च करें और उसी में हमारा 5-5 मिनट लग रहा है, तो वो सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है। तो कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, एकदम सही कंडीशन उस काम को करने को लेके, ठीक है। तो वो चीज कैसी होनी चाहिए, कंड्यूसिव मीन्स प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशंस फॉर समथिंग गुड टू हैपन, है ना। वो चीज कैसी हो, फेवरेबल हो, बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल मीन्स फायदेमंद हो, काम हो पाए हमारा, अपॉर्चुन हो, हेल्पफुल हो। जैसे सच अ नॉइसी इन्वायरमेंट, अगर इतना ज्यादा नॉइसी इन्वायरमेंट में होगा तो दिस इन्वायरमेंट इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव टू स्टडी, वी कांट स्टडी, है ना। भले ही हमारे पेरेंट्स कहते पढ़ने वाले बच्चे तो ढोल नगाड़े में भी पढ़ लेते हैं, बट ऐसी बात नहीं है यार। कुछ चीजों के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हमें अगर अच्छे से पढ़ना है तो दिमाग भी शांत होना चाहिए ना। अगर फैमिली में कुछ डिस्टरबेंस है तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, एंड दैट इन एटमॉस्फेयर इज नॉट एट ऑल conducive to study. That atmosphere is not at all to be calm and cool. If something misfortune has happened, then how can you assume that we will be very peaceful right now, right? So conducive means वो सिचुएशन जो उस काम को करने में, हमारी आगे बढ़ने में हमारी मदद करे, हमारे लिए फेवरेबल हो, बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो, तो उसको हम कंड्यूसिव कहते हैं।
ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लो आप पढ़ रहे हो और आपकी जो चेयर है ना वो एकदम बॉस वाली बढ़िया वाली चेयर है, आप उस पर बैठे हो, एसी चल रही है, तो इससे ना पढ़ाई के साथ साथ में ये एक सोने के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। तो दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी कंड्यूसिव टू स्लीप एंड राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। लाइबिलिटी ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया है। तो सिंपली आप समझ लो, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो आपकी लाइबिलिटी है उस पैसे को वापस रिटर्न करना, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है। और क्या लाइबिलिटी हो सकती है, किसकी क्या लाइबिलिटी हो सकती है? जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी पढ़ाना काइंड ऑफ लाइबिलिटी है ना। अगर मैं क्लास ना, और मैं अकाउंटेबल भी हूँ, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आप पूछते भी हैं कि मैम आप क्लासेस क्यों नहीं लेते हो रेगुलरली, क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड वाली क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। तो डेफिनेटली आई एम अकाउंटेबल, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे आंसर करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो ये मेरी लाइबिलिटी है। अगर मैं अपने आप को एक अच्छा टीचर बोलूंगी तो मुझे फिर आपको अच्छे से पढ़ाना भी तो होगा ना। दिस इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी। और आपकी क्या लाइबिलिटी है? अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आपकी ये भी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है। सो लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जिम्मेदारी, है ना। हम उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, हमें आपको आंसर करना पड़ेगा। सो लाइबिलिटी, अ थिंग फॉर विच समवन इज रिस्पॉन्सिबल। और जनरली हम इसको अकाउंट्स वगैरह में यूज करते हैं, तो स्पेशली एन अमाउंट ऑफ मनी ओन। तो अगर हमने किससे कोई पैसा लिया हुआ है, उसको पैसा लौटाना हमारी जिम्मेदारी है। बट हम इसको ब्रॉडर सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, आपको अच्छे से पढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका अच्छे से पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, मतलब आंसरेबल हैं हम आपके। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, सेंटेंस लिखते समय मैंने यहाँ पे लाइबल लिखा है। लाइबल जो है वो एडजेक्टिव है और इसी का नाउन फॉर्म क्या है? लाइबिलिटी। तो जैसे अकाउंटेबिलिटी है ना, तो यहाँ पे आपका अकाउंटेबल आ जाएगा। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू फॉर एनीथिंग, मैं तुम्हारे लिए किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, ऐसे हमने बोल दिया। सो लाइबल मतलब जिम्मेदार और लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। डन है। सो आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, मैं किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। सो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी और लाइबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर। स्पर की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, और स्पर का मतलब होता है किसी भी चीज को मोटिवेट करना, उसको एंकरेज करना, उसको आगे बढ़ाना। सो स्पर करना मीन्स टू एंकरेज समवन टू डू समथिंग, है ना, और समथिंग टू हैपन, या हम किसी को एंकरेज कर रहे हैं वो काम करने के लिए या कुछ काम को होने के लिए। सो एंकरेज करना, प्रॉम्प्ट करना, प्रॉम्प्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंस्पायर हुआ, आप जानते हैं मैंने आपको प्रॉम्प्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज करवाया था, जिसका मीनिंग क्या था प्रॉम्प्ट को एडजेक्टिव की तरह, वो जरा बताना। और उसी क्लास में मैंने पूछा था प्रॉम्प्ट वर्ब की तरह क्या मीनिंग होता है, आपने बताया नहीं नलाई को। इंस्पायर करना, स्टिम्युलेट करना या मोटिवेट करना। जैसे जो उसका लेटर था ना, उसने मुझे मोटिवेट कर दिया काम करने के लिए। जैसे आप लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है तो वो आपको उसका एक प्यारा सा एंकरेजमेंट, अगर वो एक अच्छे से आपकी तारीफ कर दे तो आपको मोटिवेट कर देता है, आपको क्या करता है, स्पोर्ट कर देगा, आपको और पढ़ाई करने में मजा आएगा। और ज्यादा पढ़ाई करनी भी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो क्या बोलेगी, पापा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? री इन्फोर्स। री इन्फोर्स करने का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना और उसको मजबूत बना देना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत बनाना। सो स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, बोल्स्टर, बूस्ट या इंटेंसिफाई। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, द पॉकेट्स ऑन माई जीन्स, जो मेरी जीन्स में जो ये पॉकेट्स हैं उसको क्या कर दिया है और मजबूत बना दिया है डबल स्टिचिंग से। मतलब उसको 2 बार सिलने से वो जो जेब हैं, पॉकेट्स हैं, वो और स्ट्रेंथन उनको हो गया है और मजबूत हो गए हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी वोकैबुलरी। अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? वाई डू इंडियन कंज्यूमर्स इग्नोर टर्म इंश्योरेंस,
कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो टर्म इंश्योरेंस को क्यों इग्नोर करते हैं, राइट। अच्छा, अब जरा हम इसकी थोड़ी ग्रामर देखें। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स कैसा हुआ, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे वर्ब कैसी लगाई है, डू। अच्छा एक मिनट, हाँ थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं। हम लोग जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो हम ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे अगर हम देखें या मेन वर्ब देखें, तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। अब लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो नाउन्स होते हैं ना उनके ओपोजिट में वर्ब का फॉर्म बदलता है। मतलब अगर हम नाउन में, अगर हम किसी भी नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो नाउन जो है वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स। बॉय, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। तो आप देखेंगे जैसे बस, बस का प्लूरल होता है बसेस। तो आप ये चीज देखेंगे कि अगर हम उसमें एस लग रहा है लास्ट में तो वो हमारा प्लूरल नाउन है। बट हमें वर्ब में क्या कंफ्यूजन होती है कि अगर वर्ब में भी एस लगेगा तो वो प्लूरल है, नहीं। अगर वर्ब के पीछे अगर हम लोग उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो फिर आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे जैसे मान लो टीच है, टीच ऑलरेडी ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। अगर मुझे सिंगुलर के साथ लगानी होगी तो इसका बनेगा टीचेस, ठीक है, इसका बनेगा टीचेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लो कोई और है, और क्या बना सकते हैं, स्टडी। अगर स्टडी जो है अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, वे पढ़ते हैं, दे स्टडी, ठीक है। और अगर हम इसे सिंगुलर ही के साथ लगाएंगे तो फिर हम इसको बनाएंगे स्टडीज, स्टडीज। अच्छा मुझे ना एक स्टैंड अप कॉमेडियन की एक बात याद आ रही है कि मतलब आई डांस, यू डांस, दे डांस, बट ही डांसेस। तो ही इतना कौन सा डांस कर रहा है कि हम सब लोग सिर्फ डांस कर रहे हैं और ही डांसेस कर रहा है कि ही नाच रहा है ना। तो हमने क्या हुआ कि डांस जो है ये अपने आप में क्या हो गया, प्लूरल वर्ब है, बट डांसेस क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला ही डांसेस, लेकिन आई डांस, क्योंकि आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो हम, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब जो है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो एस या ईएस में होगी, ठीक है। अगर मेन वर्ब हो बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो। बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब डायरेक्ट लगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। नाउन को प्लूरल बनाना और वर्ब को प्लूरल बनाना अलग है। नाउन को प्लूरल बनाते हैं एस या ईएस लगा के, बट वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस या ईएस लगा के। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अगर हम या तो डू एंड डज की बात करते हैं तो डज को देखो ये बना कैसे है, डू में हमने ईएस जोड़ा और डज बन गया। ये जो डू है ये हमारा प्लूरल वर्ब है, बट इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया, डज, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लगाया ही, वह पढ़ाई नहीं करता है, तो ही के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही डज नॉट स्टडी। और जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, सिंगुलर बना दिया है, तो फिर जब हम मेन वर्ब लगाएंगे तो मेन वर्ब में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। बट हमने बोला वे पढ़ाई नहीं करते हैं तो दे डू नॉट स्टडी, क्योंकि यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग हमने डू लगा दिया, तो मेन वर्ब में तो हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है वो तो हमारे फर्स्ट फॉर्म में आएगी, बट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे कि हमें डज लगाना है कि डू लगाना है। डज जो है ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, डू से बना हुआ है, ठीक है। अगर मैंने कहा ही डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग, कि वह कुछ भी नहीं करता है। ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, डज, और मेन वर्ब हमारा क्या रहेगा आपके विदाउट चेंज, और डू जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वे कुछ नहीं करते हैं को हम क्या बोलेंगे, दे डू नॉट डू एनीथिंग,
अब यहाँ पे आप देखो फिर हेल्पिंग वर्ब में हमने डू लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है, वो प्लूरल है, बट मेन वर्ब का हमने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ही डज नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं करता है और वे कुछ नहीं करते हैं। ये छोटी सी एक ग्रामर के ऊपर में थी, बाकी मैं डिटेल में ग्रामर की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। नाउ लेट्स कम बैक टू द आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमने यहाँ डू लगाया, मेन वर्ब हमारा इग्नोर हो गया, और अगर वाई डू इंडियन कंज्यूमर होता, ये एस हटा दें तो यहाँ पे डज हो जाता, वाई डज इंडियन कंज्यूमर इग्नोर टर्म इंश्योरेंस। मेन वर्ब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें इंडियन कंज्यूमर डज नॉट इग्नोर टर्म इंश्योरेंस, ये नेगेटिव हो गया। अगर इस कंज्यूमर से ही बनाए तो इंडियन कंज्यूमर्स डू नॉट इग्नोर टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ तक। A term cover for life must be part of any prudent financial plan. Term cover for life, जो हम अपनी term cover बनाते हैं, तो term cover है, ये हो गया, हम ये होना ही चाहिए। ये जो बी है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, और जो मस्ट है ये आपका मोडाल वर्ब है, इनके बाद वर्ब के बेस फॉर्म आते हैं, ये इसीलिए आया है पार्ट ऑफ एनी प्रूडेंट फाइनेंशियल। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो एक आपका इम्पॉर्टेंट है, वाइज है, ये समझदारी है कि वो जो टर्म कवर है वो उसमें होना चाहिए, खास करके ड्यूरिंग द इनकम जनरेटिंग ईयर ऑफ अ फैमिली ब्रेड विनर्स। ब्रेड विनर कौन होते हैं, जो पैसे कमा रहे हैं। जैसे आपके फादर हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो जॉब करते हैं, तो वो ब्रेड विनर हो गए, ब्रेड को रोटी हो गई ना, तो जो रोटी कमा के ला रहे हैं। मदर आपकी काम करती हैं तो शी इज द ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, बट इट्स अडॉप्शन रेट रिमेन्स सरप्राइजिंगली लो। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस का जो अडॉप्शन रेट है वो सरप्राइजिंगली बहुत कम रहता है। सो अब हम लोग इस क्लास को डिटेल में देखते हैं। तो क्या है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन। आप किसी भी चीज को लेके डेफिनेट नहीं हो सकते हैं कि ये होना तो निश्चित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक चीज सर्टेन है और वो है डेथ। डेथ को लेके हम बाकी किसी भी चीज को लेके सर्टेन नहीं हो सकते हैं, और डेथ के साथ में एक और चीज सर्टेन है, वो है टैक्सेस, कि आपको पैसे तो भरने पड़ेंगे, टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट मीन्स सिवाय डेथ के एंड टैक्सेस के, कि इस संसार में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ये चीज सर्टेन है सिवाय दो चीजों के, एक तो मौत और एक टैक्सेस। आगे क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन expressed the realities of life several centuries ago। ये आप जानते हैं, ये बहुत सारे इनकी पोजीशंस, बहुत सारे इनके पोस्ट हैं, बहुत सारा इन्होंने काम किया था, तो उसमें बोला है कि इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया था, शो कर दिया था लाइफ की रियलिटी को बहुत सेंचुरी पहले ही। डिस्पाइट इट्स इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको टाला ना जा सके, तो यहाँ पे डेथ के बारे में बोला जा रहा है। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, तो जो डेथ है वो इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, और इस चीज के बावजूद अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, वी सी untimely death leading to a family facing severe financial consequences। ठीक है, अब डेथ ये इनएविटेबल है, ये होगी ही होगी, और हम अक्सर ये देखते हैं कि अनटाइमली डेथ मतलब जो फैमिली, किसी की भी डेथ सर्टेन नहीं है, कभी भी हो सकती है। एक तो चलो ठीक है, ओल्ड एज में आके हो रही है, वो फिर भी थोड़ा टाइमली है, बट अनटाइमली भी डेथ होती है, और जिससे क्या होता है कि फैमिली फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, कि अगर फैमिली के जो अर्निंग मेंबर हैं अगर उनकी डेथ हो जाए तो फैमिली क्या होती है, वो क्या फेस करती है, सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करती है। और जो टर्म इंश्योरेंस है इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस वेयर फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल प्रीमियम अ वेरी हाई कवर इज अवेलेबल। टर्म इंश्योरेंस जो है ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, जिस पर, जहां पर आपको कम पैसा पे करना होता है लेकिन आपको जो कवरेज मिलती है वो बहुत ज्यादा है। टर्म इंश्योर
term insurance needs to be part of any prudent financial plan, especially during the income generating year of a family breadwinner. तो जो टर्म इंश्योरेंस है वो एक जो भी आप फाइनेंशियल प्लान ले रहे हो उसका एक पार्ट होना वो बहुत जरूरी है और वो होना ही चाहिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है. डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इट्स अडॉप्शन रेट रिमेन सरप्राइजिंगली लो. डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट जो है प्रपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आया है वो अपने आपके आईएनजी फॉर्म में आया है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने के बावजूद जो इसका अडॉप्शन रेट है वो सरप्राइजिंगली बहुत लो है. ओनली 60 to 70 lakh इंडियंस हैव टर्म इंश्योरेंस प्लान्स. सिर्फ आपके 60 से 70 लाख इंडियंस हैं जिनके पास में ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है. यहाँ पे जो हैव है क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. तो ओनली 60 to 70 लाख इंडियंस हैं जिनके पास में टर्म इंश्योरेंस प्लान है और उसमें भी एंड देयर टू, अगर इसमें भी हम देखें जो अमाउंट वो लोग लेते हैं, द अमाउंट कवर अंडर टर्म प्लान इज मोस्टली इनएडिक्वेट. कि जो वो प्लान लेते हैं वो भी उसमें जो अमाउंट कवर होता है वो इनसफिशिएंट होता है, मतलब वो सही वैल्यू का जिससे उनको करेक्ट अमाउंट मिल सके, सही अमाउंट मिल सके. अगर कोई सीवियर उनको प्रॉब्लम होती है तो उस तरीके का नहीं, बल्कि छोटे वो प्लान्स लेते हैं. वॉट स्टॉप्स इंडियाज मिडिल क्लास फ्रॉम बाइंग टर्म इंश्योरेंस कवर. तो क्या चीज है जो इंडिया के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदने से रोकती है. अब हम इसमें अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है लिमिटेड अवेयरनेस. तो अवेयरनेस कैसी है, लिमिटेड है. अवेयरनेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया. लिमिटेड जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और लिमिट लगाना है ना, इट विल लिमिट, लिमिट जो हो गया वो वर्ब भी हो जाता है. ओके, अगर हमारा जो वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है या जो V3 फॉर्म होता है, जब हम उसको एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. एक लार्ज सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो अनअवेयर है बेनिफिट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस को लेके, कि इस टर्म इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं, इस चीज को लेके एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं जो इस बात से अनअवेयर हैं. यहाँ पे जो इज लगाया है वो पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो सेगमेंट के लिए है. ठीक है, आगे क्या है, इंश्योरेंस इन इंडिया इज लार्जली अ पुश प्रोडक्ट एंड ऑफन सेल्स एडवाइजर डोंट पुश टर्म्स इंश्योरेंस एज इट हैज अ लोअर टिकट साइज देन अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो जो इंश्योरेंस है कोई भी अगर हम जनरल बात करें तो ये एक पुश प्रोडक्ट है कि आपको बार बार इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होगा, लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा. और अक्सर हम देखते हैं जो सेल्स एडवाइजर हैं वो जो है वो आपके ये टर्म इंश्योरेंस को क्या है वो उसको सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो पैसा जो खर्च कर रहा है पर्सन, उसका जो पैसा है वो कम है बाकी कंपैरिजन टू अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के कंपेयर में टर्म इंश्योरेंस में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कम है, इसीलिए जो आपके जो ये सेल्स एडवाइजर हैं वो आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए सजेस्ट नहीं करते. गिवन यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है और इसका मतलब होता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए. तो और चीज क्या है, इट्स रिलेटिवली लेट इंट्रोडक्शन इन द कंट्री. तो इसका जो टर्म इंश्योरेंस है ये कंट्री में काफी देर से आया था, इसकी वजह से भी क्या के बीच में इसकी फैमिलियरिटी कम है. एक तो हो गया अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, और जो सेल्स एडवाइजर्स हैं वो भी इसको सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उससे इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है. दूसरा है नो रिटर्न्स बायस, मतलब टर्म इंश्योरेंस से आपको कोई पैसा वापस नहीं आता है. तो इसको लेके भी लोगों के बीच में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है. अब इंडिया कैसा है, एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहां पर कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डायरेक्टली किस चीज से लिंक्ड होती है, टेंजिबल फ्यूचर रिटर्न्स. कि आज अगर मैं 100 रुपए लगा रही हूं तो इससे मुझे फ्यूचर में क्लियरली कितना पैसा वापस आएगा.
हम इस चीज को सोच के कहीं भी अपना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। इट इज प्योर रिस्क कवर विद नो रिटर्न। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस है इसमें आपका कंप्लीट रिस्क कवर किया जाता है, मतलब किसी भी तरीके की एक्सीडेंट है, इलनेस है, उसको कवर किया जाएगा, लेकिन आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये एक प्रॉब्लम है। और ये जो एक चीज है, दिस लीड्स टू कंफ्यूजन अराउंड इट्स यूजफुलनेस एंड कंज्यूमर्स ऑफन एंड अप चूजिंग अदर प्रोडक्ट्स विच हैव मच लोअर कवरेज बट सम रिटर्न। तो ये जो आपका टर्म इंश्योरेंस है इसमें आपका कंप्लीट रिस्क को कवर किया जाता है, बट आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोगों को इसके बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये यूजफुल है कि नहीं, और जिस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो बाकी प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं बजाय इसके जिन प्रोडक्ट्स में उनको कवरेज भले ही कम मिलती है बट उनको ऐसा होता है कि रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये सोच के कि चलो पैसा तो वापस मिल ही जाएगा ना, हमको क्या लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ घटना हुई नहीं तो मेरा तो सारा पैसा वेस्ट हो गया ना, है ना। तो हमको लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। मान लो मैंने आज ले लिया और मैंने 30 साल तक मैं पैसे पे कर रही हूँ बट मेरी डेथ हो गई और मेरे को कुछ हुआ भी नहीं था, तो मेरे तो वो जो तो मान लो मैंने लगाते लगाते मेरा 10 लाख 20 लाख मैंने इस पे टर्म इंश्योरेंस प्लान पे खर्च कर दिए बट कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमारा माइंडसेट होता है कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया और कुछ रिटर्न भी नहीं आएगा। तो ये भी एक कंफ्यूजन है कि लोगों को इस वजह से टर्म इंश्योरेंस प्लान को लोग कम प्रीफर करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो प्रायोरिटी में भी बहुत पीछे हो जाती हैं ऐसी चीजें, क्योंकि बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा होती हैं और पैसा नहीं होता है खर्च करना, तो वो ऐसा नहीं है जानबूझ के हम टाल रहे होते हैं, बट पैसा नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं, है ना। सो टर्म इंश्योरेंस इज सीन एज लो प्रायोरिटी आफ्टर एड्रेसिंग एसेंशियल एक्सपेंसेस एंड लोन रीपेमेंट। तो जो पहले हमारी एसेंशियल मतलब जो हमारी जो डायरेक्ट लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे अगर आपका कोई बेबी है वो स्कूल जाता है तो आप उसकी फी रोक नहीं सकते ना, तो आपको लगता है कि ये काम मैं बाद में कर लूंगा। तो हमारे जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं पहले हम उनको निपटाते हैं, कोई लोन वगैरह है हम उसको पे करते हैं, और अगर हमारे पास पैसे नहीं बच रहे तो हम कहाँ से इंश्योरेंस खरीदेंगे, ये भी एक रियल है। And for many in middle class households, immediate financial needs outweighing the importance of long term protection। और ये भी सच्चाई है जैसे अभी हमने बात की कि जो बहुत सारी जो मिडिल क्लासेस हैं उनकी जो तुरंत की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो क्या कर देती हैं, आउटवेन कर देती हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन को खरीदने से। अरे यार जब नहीं है पैसा तो कहाँ से खरीदें, ये भी तो एक सच्चाई है ना। हाँ बट अगर आपके पास पैसा है उसके बाद अगर हम फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं और नहीं ले रहे हैं, हम इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस तो होना चाहिए, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर ऑफन सीन एज एन अवॉइडेबल एक्सपेंसेस। इसको हम और कैसे मानते हैं कि चलो कोई नहीं, इसको अभी अवॉइड किया जा सकता है, 2 साल बाद कर लेंगे, 3 साल बाद कर लेंगे, बट इफ यू हैव मनी यू कैन अफोर्ड इट और यू कैन मैनेज इट, देन डेफिनेटली देयर शुड बी सम टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इन टर्म इंश्योरेंस में मतलब क्या हुआ, जहां पर आपको कंप्लीट रिस्क आपका कवर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कोई रिटर्न्स वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को टाल देने की आदत। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम टाल देना। तो ये द वाइड स्प्रेड बिलीव क्या है, आई विल डू इट लेटर, कि मैं इसको बाद में कर लूंगा, एंड इज परहैप्स द बिगेस्ट डेटरेंट। और यही शायद एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें इंश्योरेंस प्लान लेने से रोकती है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, समथिंग दे आर टू यंग टू ऑब्टेन टर्म इंश्योरेंस और परहैप्स टू ओल्ड। हम सोचते हैं कि अरे यार मैं तो बहुत जवान हूँ, अभी मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, और ये सोचते सोचते हम बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं अरे यार अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है। द ट्रूथ इज दिस स्टेम्स फ्रॉम एन इनहेरेंट ऑप्टिमिज्म बायस विच लीड्स पीपल into assuming accidents, illness और untimely death won't hit them। ये भी एक सच्चाई है कि ट्रुथ ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे अंदर कहाँ से पैदा हो रही हैं, स्टेम्स मतलब कहाँ से जनरेट हो रही हैं, कि जो हमारी इनहेरेंट ऑप्टिमिज्म है। इनहेरेंट का मतलब है कोई चीज जो उसके साथ होना
निश्चित है, इनहेरेंट है, मतलब वो चीज उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमिज्म है ये ऑलरेडी हमारे अंदर रहता है ना, जिससे हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्सीडेंट्स, इलनेस या कोई अनटाइमली डेथ मुझे तो नहीं होगी, तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। ये चीज भी, इस चीज की वजह से भी हम इंश्योरेंस प्लान्स को इग्नोर करते हैं। couldn't be further from the truth, लेकिन ये जो चीज है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, ये चीज एकदम गलत है, ये चीज कंप्लीटली फॉल्स है। ऐसा कभी भी हो सकता है। इन फैक्ट, for purchasing term insurance early lets you lock your premium when you have a healthier and lower risk profile, which translate to lower premium for life। अब देखो, अगर हम जो टर्म इंश्योरेंस है, अगर हम उसको अपने प्रीमियम टाइम पे खर्च ले लें, प्रीमियम टाइम क्या होता है, जब हम लोग अपने हेल्दियर साइड में हैं, जब हम यंग हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी लोअर रिस्क प्रोफाइल बनेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें जो पैसे पे करने होंगे वो कम पैसे करने होंगे। सपोज अगर एक 30 ईयर ओल्ड है तो वो क्या पैसे पे कर रहा है, और उसने 1 करोड़ का कवर लिया हुआ है कि मैं 1 करोड़ तक का, जो अगर मुझे कुछ बीमारी होती है या कुछ मेरे साथ गलत चीज होती है तो मुझे कितनी कवरेज इंश्योरेंस से मिलेगी, 1 करोड़ की। ठीक है, तो उसके लिए हमें 1100 रुपये पर मंथ पे करने हैं। ठीक है, अगर हम 30 साल के हैं तो, और अगर हम 40 साल के हो गए हैं तो अब जो हमारी प्रोफाइल है वो थोड़ी, अब वो लोअर रिस्क में नहीं आएगी ना, क्योंकि 40s के बाद में प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लग जाती हैं। तो जहां पर आप अपने 30s में 1 करोड़ का पैकेज लेके आप 1100 रुपये पे कर रहे हो, वहीं पे आपको उस सेम पैकेज के लिए, सेम कवरेज के लिए आपको 1100 नहीं, अब आपको 2200 देने पड़ेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फायदा है ना, शुरू जल्दी ले लो आप, तो 40 ईयर ओल्ड विल पे डबल द प्रीमियम फॉर द सेम कवरेज। इंडियाज वास्ट एड्रेसेबल मार्केट फॉर टर्म इंश्योरेंस, जो इंडिया की जो एक टर्म इंश्योरेंस के लिए जो मार्केट है वो कहाँ लाई करती है, वो है आपके मिडिल टैक्स पेयर्स के पास में, without a safety net and families dependent on current incomes। वो लोग जिनके पास अगर सेफ्टी ही प्रोवाइड नहीं है, लेकिन उनकी जो फैमिलीज हैं वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, एंड द मिडिल क्लास मस्ट रीथिंक देयर फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो मिडिल क्लास है उसको दोबारा से जरूर सोचना चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बार्गेनिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज नीदर अ वाइज डिसीजन नॉर सस्टेनेबल। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान ले लेते हो जो आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन मीन सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ना तो ये एक समझदारी भरा डिसीजन है और ना ही ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो हमारी बार बार चलती रहे। बार बार इन द सेंस, जैसे अगर हम सस्टेनेबल यूज ऑफ समथिंग का मतलब हुआ कि इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम भी उसको यूज कर सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी। तो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर हैं कि उसके अगेंस्ट में है? जरा बताना ये भी चीज मेरे को कमेंट। इंसेंटिवाइज अडॉप्शन, कि अगर हम चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान को लोग खरीदें तो उसके लिए हमें लोगों को कुछ मोटिवेट करना होगा, उनको उसके साथ में एडिशनल चीजें कवर करनी होंगी। इंसेंटिवाइज करना मीन्स उसको मोटिवेट करना। The deep-seated challenges require all stakeholders to work in tandem and create a conducive environment for consumers। तो एक जो डीप सीटेड चैलेंज क्या है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, कि वो लोग मिलकर काम करें और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करें कंज्यूमर के लिए कि वो इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदें। जैसे कि अगर आपका जो सिविल स्कोर है उसको टर्म इंश्योरेंस से कनेक्ट कर दिया जाए, उससे लिंक कर दिया जाए। नाउ व्हाट इज सिविल स्कोर? सिविल स्कोर हमारा क्या होता है, जब हम लोग लोन लेते हैं तो जो हमारी लोन को रीपेमेंट की जो हमारी हैबिट्स हैं कि हम उसको टाइमली रीपे कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज हमारे सिविल स्कोर में शो होती है। ठीक है, सो गुड सिविल स्कोर, इसका मतलब आपको दोबारा से लोन लेने में आसानी होगी।
ठीक है। बाकी सिविल स्कोर की फुल फॉर्म क्या होती है ये कमेंट सेक्शन में बताना। When you have a term plan, it signals that your liabilities such as loan or outstanding debts will be covered even in your absence. तो अगर हम अपने सिविल स्कोर को टर्म इंश्योरेंस से कवर कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारी कोई लाइबिलिटी है, हमारी कोई जिम्मेदारी है, जैसे कि कोई लोन है या कोई उधारी है, तो वो ये भी शो करता है जो हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान है कि वो चीज इसको कवर करेगा अगर हमारी डेथ भी हो जाती है तो इससे भी हमको होगा कि चलो ठीक है ये तो हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एंड दिस अश्योरेंस, ये जो एक अश्योरेंस है, ये रिड्यूस कर देती है रिस्क को। हमें कैसी पोजीशन दे देती है, एक गुड डेट की, कि हाँ हम इनका पैसा रिटर्न कर देंगे तो इससे क्या होगा कि लोन से, बैंक से हमें लोन लेने में भी आसानी होगी। लिंकिंग टर्म इंश्योरेंस ओनरशिप टू शो अ स्ट्रॉन्गर सिविल स्कोर वुड बी अ ग्रेट वे टू इंसेंटिवाइज अडॉप्शन। कि अगर हम सिविल स्कोर को टर्म इंश्योरेंस के साथ में अगर हम लिंक करें तो ये क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा, बहुत इससे लोग मोटिवेट होंगे टर्म इंश्योरेंस को खरीदने के लिए। दूसरा, एक्सपेंडिंग टैक्स बेनिफिट्स, कि लोगों को इसको टैक्स में भी फायदा होगा, स्पेशली फॉर टर्म इंश्योरेंस और ऑफरिंग प्रीमियम सब्सिडीज। का मतलब क्या होता है, छूट करना, उनको एग्जेम्पशंस देना। एंड दिस कुड हेल्प स्पर अडॉप्शन। स्पर करना मीन्स किसी चीज को मोटिवेट करना, उसको बढ़ाना। जो रिसेंट का डिस्कशन था अराउंड रिमूविंग और लोअरिंग द गुड एंड सर्विस टैक्स मीन जीएसटी रेट्स ऑन लाइफ एंड डेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज वेलकम। तो अभी जो एक रिसेंट में डिस्कशन हो रहा है कि जीएसटी को लाइफ एंड डेथ इंश्योरेंस प्लान से रिमूव कर दें, ये बहुत अच्छी चीज है। और इट वुड बी अ फर्दर बूस्ट। और भी इसमें क्या बूस्ट हो सकता है कि अगर टैक्स डिडक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर टर्म इंश्योरेंस अंडर द न्यू इनकम टैक्स रिजिम। तो जो नया इनकम का जो टैक्स का जो आया है, अगर उसमें ये कर दें कि टर्म इंश्योरेंस प्लान वालों के लिए तो टैक्स में और डिडक्शन है, तो इससे भी लोग इस चीज में मोटिवेट होंगे और इसको खरीदेंगे। One major reason people hesitate to buy term insurance is the fear they will keep paying premiums throughout their life. एक और जो इम्पोर्टेंट रीजन है जो लोग हेजिटेट करते रहते हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदने से, वो उनका ये डर है कि दे विल कीप पेइंग प्रीमियम्स, कि वो थ्रू आउट देयर लाइफ वो पैसे तो पे करते रहेंगे। किस बात के लिए पैसे कर रहे हैं, ताकि जो ओनली फॉर फैमिलीज क्लेम टू बी रिजेक्टेड आफ्टर देयर डेथ, कि मतलब उनकी डेथ के बाद में उनकी फैमिली को तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकती, उनकी फैमिली तो वो पैसा ले ही नहीं सकती है, और वो पूरे साल भर अपनी जिंदगी में उन्होंने वो टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को पे किया, लेकिन उनकी डेथ हो गई, बट फैमिलीज को तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक फियर रहता है, इसीलिए भी लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। But to address this mistrust, the industry needs to talk more about claims paid and the stories of the families who benefited from the product. लेकिन इस जो ये मिसट्रस्ट है लोगों के बीच में, इसको बात करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इसके बारे में और बात करनी चाहिए अपने क्लेम्स को लेके, और जो कहानियां जो लोगों को जिनसे इनको बेनिफिट पहुंचा है। इस तरीके का जो इनिशिएटिव है, सच एन इनिशिएटिव, इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं, दे वुड ऑल्सो रीइंफोर्स करना मीन्स मजबूत करना द कोर पर्पस ऑफ टर्म इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड टू फैमिलीज। और इस तरीके की जो इनिशिएटिव है वो, यार ये तो सच बात है ना, प्रॉब्लम्स तो हो जाती हैं, ये एक आपकी इनएविटेबल है, इसको तो सच में नहीं टाला जा सकता। तो अगर हमारे पास में इंश्योरेंस होता है और ऐसा इंश्योरेंस कि हमारी एक सीवियर प्रॉब्लम को ये कवर कर लेगा, तो फिर हम थोड़ा स्ट्रेस फ्री तो हो जाते हैं। तो ये चीज हमको क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। ठीक है। इंश्योरेंस इज बोथ अ प्राइवेट परचेज एंड अ पब्लिक गुड। इंश्योरेंस दोनों तरीके का हो सकता है, आप प्राइवेट या फिर पब्लिक गुड की तरह, मतलब आपको कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ सेल्फलेस एक्ट एज द बेनिफिट्स गो टू फैमिली मेंबर्स एंड सोसाइटी। Government had driven adoption in various sectors through many schemes and soaps. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे मतलब अपने तरीकों से, अपनी टेक्निक से वेरियस सेक्टर में लोगों को इसको क्या किया है, अडॉप्शन, लोगों को ये चीज को स्वीकार करें।
और हम अप्लाइंग सिमिलर स्ट्रेटजीज, अगर हम इसी सेम स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें टर्म्स प्लान के ऊपर में भी, तो ये चीज़ क्या कर सकती है, इट कुड मेक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मोर यूनिवर्सल, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बाय करें, ठीक है। सो हैविंग इंश्योरेंस प्लान दैट कवर आर लाइक any type of illness or accident, it is a must. We have to have it, right? It can't be, we can't escape it, we can't avoid it. Like we can have any type of problem, and sometimes the problem that seems to be very, like it is not that severe, but it turns to be very severe. That's why these type of plans, they are very very important and crucial. सो अगर आप भी अगर इस स्टेज में हो, आप अर्न कर रहे हो, तो आपको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए। चलिए इसके साथ में हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। चैनल पसंद आया हो, मतलब वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। जो बात पूछती हूँ उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।